हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिग्मा ट्यूटोरियल्स है। और मैं आपके साथ यहाँ इकोनॉमिक्स की क्लास को डिस्कस करता आ रहा था। अभी लास्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो इन्फ्लेशन था। उसमें हम लोगों ने इन्फ्लेशन की डिफिनेशन, रीज़न क्या था और सिचुएशन कैसी कैसी बनती है इन्फ्लेशन में, कोर हो गया हेडलाइन हो गया और ये सब। उसके बाद उसी में कंटिन्यू अगर करें तो अगली जो है कि टाइप्स ऑफ की बात करें, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन सबसे पहले आता है। इसमें 0 से 3% जो आपका इन्फ्लेशन रेट रहता है, अगर वो इस रेंज में आ रहा है तो वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। उसके बाद अगर देखें तो इसके बाद आता है वॉकिंग में यही 3% से अगर ये रेट 10% तक के इंक्रीमेंट हो गया और ये 10% के बीच में आ गया तो ये वॉकिंग इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। और थर्डली यहाँ पे गैलोपिंग इन्फ्लेशन आता है। ये सब जो है ये रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन के तौर पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और इसमें वॉकिंग का ही अगर थोड़ा सा इंक्रीमेंट और आगे किया जाए, जैसे कि 2 डिजिट में ही स्टार्ट हो जाए, जैसे 11 हो गया अभी, तो ये 3 से 10 तक के 1 डिजिट में ही आ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन की रेट इसमें 2 डिजिट हो जाए और मोर देन ये कह लीजिए 2 डिजिट में, फिर चाहे कुछ भी परसेंटेज हो, 12, 15%, 25% कुछ भी होगा, 2 डिजिट में इन्फ्लेशन की रेट चल रही है तो वो गैलोपिंग पे है। और गैलोपिंग के बाद जो फाइनल चल आता है, लास्ट वाला जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, वो हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। हाइपर इन्फ्लेशन में हम लोग कहते हैं कि जो 2 डिजिट से वो सीधे छलांग मार के क्या करता है, 3 से 4 डिजिट की इन्फ्लेशन रेट दिखाने लगता है। कहने का मतलब अगर 3 से 4 डिजिट में दिखाने लगा, मतलब 120% की इन्फ्लेशन हो गई 3 डिजिट की, या 1000 कुछ भी समथिंग हो गया, इतने परसेंट की इन्फ्लेशन हो रही है, तो मतलब बहुत ही अपने हाई लेवल पे महंगाई इन्फ्लेशन का रेट जा चुका है। और उसमें वो उसमें आ जाएगा डिवीजन में, वो हाइपर इन्फ्लेशन की डिवीजन में आ जाएगा। सबसे हाईएस्ट रेट यहीं पर रहता है, सबसे स्लोवेस्ट क्रीपिंग, इस वजह से इसका नाम भी है वॉकिंग, और गैलोपिंग इस वजह से इसके नाम भी इसी हिसाब से रखे गए जिस वजह से इनका इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो अगर अगला देखें, उसके बाद इसी में 2 डिजिट, ये 3 to 10 डिजिट वाला वॉकिंग हो गया, 2 डिजिट का भी हो गया। इसमें कुछ एग्जाम्पल अगर बात करें तो अभी 2019 अक्टूबर में जो जगह है वेनेजुला, यहाँ पे जो देखने को मिला है इन्फ्लेशन रेट, वो आपका 10 मिलियन का मिला है। 10 मिलियन % में ही आता है, लेकिन 10 मिलियन के हिसाब से यहाँ का जो चल रहा है इन्फ्लेशन रेट वो 10 मिलियन के अभी लास्ट ईयर, ये अक्टूबर की बात है। जगह का नाम वेनेजुला यहाँ देखा गया है। और इससे पहले जर्मनी की बात करें तो 19 समथिंग में जर्मनी का भी आया था। जर्मनी में आया था ये करीब, ये फिगर जर्मनी के इन्फ्लेशन रेट का आया था कि इतना हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट जो गया है अभी कुछ जगहों पे, और जो रिमार्केबल जगहें हैं, अभी तो रिसेंट की बात हो गई 2019 में, ये 19 आई थिंक 87 समथिंग या 80s के आसपास की बात है, जर्मनी में जब इतना हाई पे इन्फ्लेशन पहुंच गया था। तो ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात हो गई। अब हम लोग ने सिचुएशन की बात कर ली थी और कैसे कैसे होता है। उसके बाद हम लोग देखें तो इसके बाद मेजरमेंट जो इन्फ्लेशन का होता है किस
बेस पे उसका मेजरमेंट होता है, कैसे इन्फ्लेशन रेट निकाला जाता है। तो अगली कहानी मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन जो निकालते हैं, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड अगर करें तो ये दो पार्ट में होता है, एक WPI में और दूसरा आपका CPI में। WPI को अगर हम लोग देखें क्या होता है, तो ये हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स कहलाता है, और वहीं पे जो CPI है वो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, तो अभी जो हमारा इंडिया में जिस हिसाब से इन्फ्लेशन किस बेस पे, अगर हमसे पूछा जाए किस बेस पे हो रहा है उसका मेजरमेंट, तो हमारा वो CPI पे चल रहा है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे चल रहा है। होलसेल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस आप सब लोग जानते होंगे। होलसेल प्राइस जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर रिटेलर के पास आता है, मतलब जहां चीजें बन रही हैं उसकी जो सेकंड स्टॉपेज है, सेकंड उसका लैंड प्लेस होगा, वो कहाँ पे होगा, होलसेल मार्केट में होगा, या होलसेल प्राइस उसका हो जाएगा। वहां से जो भी वहां के शॉप वाले जो आपके करीब वाले होते हैं जहाँ सामान लाते हैं, वो जहां से वो बल्क में सामान लाते हैं तो वो होलसेल पे लाते हैं, फिर आपको रिटेल प्राइस में देते हैं, मतलब कंज्यूमर प्राइस पे देते हैं, जो हम लोग और आप लोग खरीदते हैं उस प्राइस पे। ठीक, तो इस वजह से अब यहाँ पे ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। इससे एक चीज और समझ में आ गई कि यहाँ पे जो कमोडिटी का प्राइस जो भी होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू WPI। तो क्योंकि यहाँ से जो उसका रिटेलर का भी टैक्स वैक्स आके वो जो अपना वो प्रॉफिट ऐड करके जो कंज्यूमर को देता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मैन्युफैक्चरर से जो होलसेल प्राइस आता है उससे ही कुछ ना कुछ अमाउंट इससे ज़्यादा होता है। तो उस वजह से एक ये कहने की वजह से कि एक्चुअल इन्फ्लेशन जैसे हम लोग महंगाई कहते हैं, तो अगर इस पे ही निकालेंगे तभी, क्यों कंज्यूमर पे ही अफेक्ट करता है इन्फ्लेशन ज़्यादा, किस रेट पे चल रहा है, कैसी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, कौन सी कमोडिटीज का भी अलग अलग होता है, कितनी इंक्रीमेंट हो गई प्राइस में, तो वो कहाँ पता चले कि हम कंज्यूमर के पास एक्चुअली आएगा, क्योंकि एक्चुअली रेट उसका यही होना है। वो होलसेल में तो आगे अटकता नहीं, उसको कभी ना कभी बिकना है और हम लोगों तक पहुंचना है, तो इस वजह से उसको CPI से निकालते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों में हम लोग बेस ईयर की बात करें, अगर बेस ईयर की बात करें तो इसका जो बेस ईयर है वो 2011 और 12 का है, और इसका भी जो रिसेंट का निकला है बेस ईयर, तो वो 2018 के बेस ईयर पे हम लोग इन्फ्लेशन निकालते हैं। ठीक है, ये जो बेस ईयर है वो 2018 का है। ठीक, अगर कमोडिटीज की बात करें तो कमोडिटीज में यहाँ पे 697 कमोडिटीज या प्रोडक्ट जो भी हो आप कह लें उसको प्रोडक्ट, यहाँ पे मतलब 697 का मतलब कि इतने प्रोडक्ट और कमोडिटीज को लिया जाता है, उन पे ही इन्फ्लेशन की जो है फॉर्मूला लगा के इन्फ्लेशन रेट को निकाला जाता है। और यहाँ पे ये कमोडिटीज प्रोडक्ट यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कैसे, यहाँ तो डायरेक्ट 697 कह दिया था हमने। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन होगा दो में, एक अर्बन में होगा और एक रूरल में होगा। तो अगर अर्बन की बात करें तो अर्बन में 460 कम्युनिटीज को इंक्लूड करा गया है और रूरल में 448 को इंक्लूड किया गया है। ठीक, तो ये चीज हो गई। तो प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट 697 है होलसेल प्राइस में, और जिसपे हम लोग निकालते हैं कंज्यूमर में वो फर्दर डिवाइड होता है किसमें, अर्बन में, जिसमें कम्युनिटीज की संख्या जो हमारी है नंबर्स ऑफ कम्युनिटीज वो 460 है। देन इन द रूरल द नंबर ऑफ कम्युनिटीज आर 448। ठीक है, तो आफ्टर दिस अब हम लोग इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें जो फॉर्मूला लगता है बेसिकली वो क्या लगता है और किस किस चीज को फॉर्मूले में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखा दे, ये यहाँ पे लिखा है, इसको रब कर देते हैं। तो इस साइड अब
ये देखें, अगर फॉर्मूला की बात करें तो जो एग्रीगेट होता है प्राइस किसका, अभी यहाँ हम लोग एक P1 ले लें जो हमें डिनोट करेगा किस चीज को, न्यू प्राइस को, और अगर हम PO ले लें या P0 ले लें तो ये किसको करेगा, ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस को, ओल्ड प्राइस का मतलब जो बेस ईयर का प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग क्या है, एग्रीगेट ऑफ P1 माइनस एग्रीगेट ऑफ P0 अपॉन एग्रीगेट ऑफ P0 इंटू 100 कर दिया किस चीज के लिए, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे आया है, मतलब जो एग्रीगेट प्राइस है आपका, यहाँ आप लिखे दे रहे हैं, ये प्राइस ऑफ कमोडिटी को डिनोट करता है P, और P1 है तो हमने क्या कहा, जो करंट ईयर, करंट उस टाइम पे, जैसे बेस ईयर मान लीजिए, जैसे ये यहाँ पे एग्रीगेट को P0 है और P1 है, तो P1 में हम क्या लेंगे, 2020 चल रहा है तो 2020 में इन कमोडिटीज जो हम यहाँ लिखी हैं इनकी वैल्यू क्या है वो लिखेंगे, माइनस कर देंगे P0। P0 हमने कहा ओल्ड प्राइस मतलब बेस ईयर, तो बेस ईयर 2018 में उस दोनों की जो अगर अर्बन से है या रूरल से है तो उसमें उनका प्राइस क्या चल रहा था, उससे माइनस कर देंगे एग्रीगेट और फिर ओल्ड रख देंगे, मतलब वही बेस ईयर वाला 2018 वाला प्राइस इंटू कर देंगे 100 से, तो हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट आता है वो इसमें निकल आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दोनों के लिए, कंज्यूमर पे तो ये चल ही रहा है, ये होलसेल प्राइस के लिए भी और CPI बोथ, ठीक है, मतलब होल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों के लिए ये फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो ये तो अब मेजरमेंट की बात हो गई, और इसमें भी जो CPI और WPI था उसके डिफरेंस, बेस ईयर का डिफरेंस, प्रोडक्ट में कितने कमोडिटीज, नंबर ऑफ कमोडिटीज का डिफरेंस है वो हमने डिस्कस किया है। अब इसके बाद जो बचता है वो हमारा इफेक्ट बचता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या पढ़ते हैं, किस किस चीज़ों पे पढ़ते हैं, और उसमें भी ये 2-4 पॉइंट है वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद इसमें ही एक इन्फ्लेशन में आता है फिलिप्स कर्व, जिस नाम से एक कर्व बनता है जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का रिलेशन बताता है, वो भी हम दो ये इफेक्ट और फिलिप्स कर्व अपने अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक की कहानी हो गई है। अभी इसमें ही जैसे मेजरमेंट की बात चल रही है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि डेटा जो हमारा होता है, जैसे हम लोगों ने कहा कि प्राइस 460 कमोडिटीज का निकाला जाता है और इसमें रूरल में 448 का निकाला जाता है, तो उस फॉर्मूले के रखने के लिए जो P1 माइनस P0 करते थे हम एग्रीगेट, तो इसका प्राइस मालूम होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो जो डेटा हमारा निकालता है वो कौन सा संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें कैलकुलेशन की, तो वो NSO निकालता है, ठीक है। और अगर अनाउंसमेंट की बात करें कि इन्फ्लेशन का रेट जो है अनाउंस करता है वो कौन करता है, RBI करता है, ठीक। तो NSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है वो कैलकुलेशन करता है किसका, इन्फ्लेशन का, और जो अनाउंसमेंट जो फाइनल इन्फ्लेशन परसेंटेज बन के आता है उसका अनाउंसमेंट कौन करता है, हमारा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट में ही ये ऑब्जेक्टिव में ये वन वर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस वजह से ये इसको इसी में इंक्लूड कर दिया। तो अगले फर्दर में 2 टॉपिक मैंने बताए हैं, उसको आगे वाले वीडियो में इन्फ्लेशन के पार्ट जो थर्ड आएगा हमारा, एक जा चुका है, सेकंड ये, और आने वाला थर्ड जो है उसमें कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप इसको देख लीजिए, पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो वहीं से स्टार्ट करिएगा, इसको बीच से ना देखिएगा, कोई फायदा नहीं है। तो उससे देख के उसके बाद ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में तीनों में इन्फ्लेशन आपके कंपटीशन के लेवल का कंप्लीट हो जाना चाहिए। आई होप, अगर नहीं है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है, सब कुछ है, आप कुछ भी उसमें जो डाउट लगे या कोई बात ऐसी लगे जो हमारी तरफ से इनकम्प्लीट रह गई हो तो आप लोग बता सकते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।